Once again, good morning to all. इस क्लास में ये जो अभी पीरियड है, इसमें हम लोग पॉलिटिकल साइंस का लेसन नंबर 2 फेडरलिज्म की पढ़ाई की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले समझना है कि फेडरलिज्म क्या है। फेडरलिज्म में शब्द है फेडरल और उसमें इज्म जुड़ा हुआ है। फेडरल इज्म चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों ने पढ़ा 4 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। 4 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। उस 4 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में सेकंड पावर शेयरिंग था पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, और बताया गया कि इस तरह का पावर शेयरिंग जब डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में होता है तो उसे फेडरल सिस्टम कहा जाता है। तो फेडरलिज्म इज्म का मतलब होता है सोच, विचार, आइडिया। फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम है जिसमें गवर्नमेंट की जो शक्तियां हैं वह कम से कम 2 लेवल में डिवाइड होंगी। एक होगा सेंट्रल अथॉरिटी पूरे देश के लिए, और फिर कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, मतलब आप कह सकते हो कि एक सरकार होगी पूरे देश के लिए और एक सरकार होगी प्रोविंशियल यानी कि स्टेट लेवल पर। तो जो डेफिनेशन है उसको ध्यान से देखो। किताब कह रहा है फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। फेडरलिज्म गवर्नमेंट का एक सिस्टम है इन विच, ठीक है, फेडरलिज्म में द पावर इज डिवाइडेड between a central authority and various constituent units of the country. फेडरलिज्म एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सरकार की शक्तियां 2 लेवल में विभाजित होंगी, डिवाइड होंगी, सेंट्रल और स्टेट। अब आगे ध्यान दो। अ फेडरेशन हैज 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अ फेडरेशन हैज 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। एक फेडरेशन का, अब फेडरेशन क्या है? वह देश जो फेडरलिज्म फॉलो कर रहा है वह फेडरल कंट्री होगा या फेडरेशन बोलेंगे। तो फेडरेशन में कम से कम 2 लेवल होगा। एक लेवल पूरा इंटायर कंट्री के लिए और एक, ठीक है, आपको होगा स्टेट लेवल पर, प्रोविंशियल लेवल पर। एग्जाम्पल ले लो, हमारा देश, एग्जाम्पल हमारा देश भारत। यहाँ एक सरकार है जो पूरे देश के लिए है, एक व्यवस्था है जो पूरे देश के लिए है। जैसे प्रेसिडेंट पूरे देश के लिए है, प्रधानमंत्री, केंद्र की सरकार, भारतीय संसद, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यह नेशनल लेवल पर है। और फिर राज्यों के अंदर राज्य की सरकारें हैं, मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल है, हाई कोर्ट की व्यवस्था है, वहां की विधायिका है, उसी तरह से यूनियन टेरिटरीज की व्यवस्था है।
हमारे यहाँ एक तीसरा लेवल भी है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का। तो ध्यान दीजिएगा, फेडरलिज्म कम से कम दो लेवल होगा गवर्नेंस का या फिर गवर्नमेंट का, जैसा आप बोल लो। अब इसके बाद महत्वपूर्ण है यह समझना कि बेल्जियम ने कैसे फेडरेशन अपना करके जो समस्या थी डच बोलने वाले और फ्रेंच बोलने वालों के बीच, उसको उसने सुलझाया। ठीक है, ध्यान रखना बच्चों, बेल्जियम पहले यूनिटेरी गवर्नमेंट थी वहां। ठीक है, बाद में चल करके अमेंडमेंट के जरिए बेल्जियम ने प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाया। ठीक है, रीजनल लेवल पे गवर्नमेंट बनाया, और इस तरह से बेल्जियम यूनिटेरी सिस्टम से फेडरल सिस्टम की ओर गया। जबकि श्रीलंका ऐसा कुछ अरेंजमेंट नहीं कर पाया। रिजल्ट हुआ श्रीलंका में सिविल वॉर होती है और आगे अनेक समस्याएं होती हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे फीचर्स की। ठीक है, उससे पहले एक बात, एक और टर्म। तो चैप्टर का नाम है फेडरलिज्म, वैसा सिस्टम जहां कम से कम दो लेवल हो गवर्नमेंट के। इसका उलट होता है यूनिटेरी सिस्टम या यूनिटेरी गवर्नमेंट, या फिर बोलो यूनिटेरिज्म, अगर इज्म लगाकर बोलना चाहते हो तो फेडरेशन का कॉन्ट्रास्ट होता है, उल्टा होता है यूनिटेरी गवर्नमेंट। यूनिटेरी गवर्नमेंट अंडर द यूनिटेरी सिस्टम, ठीक है, उल्टा। तो फेडरेशन में क्या है, कम से कम दो लेवल, यूनिटेरी में एक ही लेवल होगा। ठीक है, एक ही लेवल होगा, अगर दूसरा है भी तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसके पास कोई अपना पावर नहीं है। हमारे यहाँ जो राज्य सरकारें हैं उनका अपना पावर है। अमेरिका में जो राज्य हैं उनके अपने पावर्स हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने पावर हैं, जुरिडिक्शंस हैं। तो फेडरेशन का उल्टा होता है यूनिटेरी सिस्टम। और यूनिटेरी सिस्टम में एक ही लेवल होगा गवर्नमेंट का, और अगर दूसरा है भी तो उसका अपना कोई पावर नहीं होता। आगे देखो, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास एन ऑर्डर टू द प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट। यूनिटेरी सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोविंशियल या फिर लोकल गवर्नमेंट जो बोल लो, या स्टेट गवर्नमेंट, उसके लिए आदेश जारी कर सकता है, ऑर्डर जारी कर सकता है, पर ऐसा फेडरेशन में नहीं होता है। ठीक है, फेडरल सिस्टम में जैसे हमारे देश में राज्य में अपनी सरकारें हैं, और वे सरकारें भी जिम्मेदार हैं जनता के प्रति अपने विषयों पर। नाउ सी फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। ठीक है, इसे फटाफट देखो, फिर तुरंत आगे बढ़ते हैं। सुनाओ फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, मैंने आपको बोला जल्दी जल्दी थोड़ा देखने के लिए। चलो अब मेरे तरफ से एक्सप्लेनेशन इसका। देयर आर टू और मोर लेवल, ध्यान दीजिएगा। फेडरलिज्म की शुरुआत होती है जब उस देश में कम से कम दो लेवल हो जाए सरकार की, एटलीस्ट टू लेवल। फ्रॉम देयर फेडरलिज्म स्टार्ट्स। ठीक है, तो दो या दो से ज्यादा लेवल होगा। एग्जाम्पल, हमारा अपना देश भारत,
यहाँ गवर्नेंस के 3 लेवल हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, साथ में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आप बोल सकते हैं। गांव के लिए गांव के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल तक बात जाती है, जिला परिषद है। शहरी जो जगह है उसके लिए कितना बड़ा शहर है उसके अनुसार म्युनिसिपैलिटी है, म्युनिसिपल काउंसिल है, और बड़े शहर हैं तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की व्यवस्था है। तो ध्यान दीजिएगा, 2 से ज्यादा लेवल, 2 से ज्यादा लेवल होगा गवर्नेंस का, तो वहां फेडरेशन होगा। कुछ और बातें, डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन। ठीक है, हर एक नागरिक तक, हर एक टायर, हर एक लेवल सरकार का काम करेगी, लेकिन ठीक है, बट ईच टायर, हर एक लेवल का अपना एरिया होगा काम करने का। ठीक है, अलग एरिया होगा लेजिस्लेशन का, टैक्सेशन का और एडमिनिस्ट्रेशन का। ठीक है, नाउ नंबर थर्ड, द jurisdiction ऑफ द रेस्पेक्टिव लेवल। ध्यान दीजिएगा, द jurisdiction of the respective levels or tiers of government are specified in the constitution। ठीक है, जो संविधान होगी फेडरल कंट्री की, फेडरल कंट्री का संविधान वो क्लियरली मेंशन करता है कि जो नेशनल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वह क्या क्या काम करेगी, और राज्य के लेवल की जो सरकार है उसका क्या क्या काम होगा, दायित्व होगा। नाउ पॉइंट नंबर 4, द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन cannot be unilaterally changed by one level of government। जो फंडामेंटल प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, ध्यान दीजिएगा, जो फंडामेंटल प्रोविजंस हैं जो इफेक्ट कर रही हैं केंद्र और राज्य के संबंधों को, वह यूनिलैटरली एक तरफा नहीं चेंज किया जा सकता। ऐसा नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को मन आया और वह राज्य की बहुत सारा पावर, बहुत सी शक्तियां अपने पास रख ले। ठीक है, सच चेंजेस रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ऐसे मुद्दों पर पार्लियामेंट में स्पेशल मेजोरिटी है, साथ में रेटिफिकेशन वाली बात है। ठीक है, कि पार्लियामेंट में स्पेस 2/3 मेजोरिटी से पास हो, साथ में कम से कम आधे राज्य तैयार हो जाए, देन ओनली सच अमेंडमेंट्स कैन बी डन। नंबर 5, कोर्ट। ठीक है, फेडरल कंट्री में जो कोर्ट होगा वह इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, स्वतंत्र होगा। ठीक है, फेडरल कंट्री में जो कोर्ट होंगे उनके पास पावर होगा कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का, और साथ में बड़ा इंपॉर्टेंट बात, कोर्ट्स जो हैं वे इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट कोर्ट। पॉइंट नंबर 6, सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल। देखना, ध्यान देना, सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू, किस लेवल को कहां से इनकम होगा, ये सब कुछ भी क्लियर रहता है एक फेडरल व्यवस्था में, एक फेडरल कंट्री में। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 7, and the point is the federal system. Point number 7, the federal system thus has dual objective। तो इस तरह से हम देखते हैं कि फेडरल जो सिस्टम है उसके 2 उद्देश्य होते हैं।
फेडरल सिस्टम के दो उद्देश्य, टू ऑब्जेक्टिव्स देखने को मिलते हैं। पहला, टू सेफगार्ड एंड प्रोमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री। ठीक है, देश के जो एकता है, यूनिटी, उसको सुरक्षित करना और उसको प्रमोट करना। ठीक है, और यह काम कौन करती है? इसके लिए क्या है? नेशनल गवर्नमेंट, या फिर बोलो यूनियन गवर्नमेंट, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, जो बोल लो आप। जो केंद्र की सरकार है, जो पूरे देश के लिए है, ठीक है, उसकी बड़ी जिम्मेदारी है देश की सुरक्षा और यूनिटी देश के अंदर उसे प्रमोट करना। साथ में दूसरा उद्देश्य है रीजनल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करना। रीजनल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करना, ठीक है, जो क्षेत्रीय डाइवर्सिटी है, चाहे वह भाषा की हो, कस्टम की हो, यूनिफॉर्म की हो, ड्रेस की, तो उसको अकोमोडेट करती है जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, अपने उस एरिया में। Therefore, two aspects are crucial for the institutions and practice of फेडरलिज्म। तो इस तरह से दो एस्पेक्ट्स बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं फेडरलिज्म के लिए। ठीक है, गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल शुड एग्री टू सम रूल, कि जो सरकारें हैं अलग अलग लेवल पर, वे कुछ बातों पर पावर शेयरिंग के लिए एग्री हों। They should also trust that each would abide by its part of the agreement, और ऐसा विश्वास हो दोनों के बीच में कि जो दूसरा व्यक्ति है वह जो नियम कानून है उससे उसको फॉलो करेगा। An ideal federal system has both aspect, mutual trust and agreement to live together। जो आइडियल है, आदर्श है फेडरल सिस्टम, उसमें दोनों चीज होगा, आपस में संबंध भी अच्छे होंगे और साथ में एग्रीमेंट भी होगा, एकदम लिखा पढ़ी मजबूती से रहेगा, कौन क्या काम करेगा और कैसे फेडरलिज्म वहां काम करेगी। अब आगे देखो, द एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट वेरीज फ्रॉम वन फेडरेशन टू अनदर। किसके पास कितना पावर होगा यह डिपेंड करता है उस कंट्री के फेडरेशन पर, कैसे लोग वहां रूल पर हैं, क्या सोच रहे हैं। अब आगे चर्चा है फेडरेशंस की, और बोला गया कि दो तरह के फेडरेशन होते हैं। ठीक है, दो तरह के फेडरेशन होते हैं। एक होता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर फेडरेशन, अगर छोटे छोटे राज्य साथ आ जाएं, ठीक है, बड़ा यूनिट बनाने के लिए, कि वो इकट्ठे होंगे, बड़ा दिखेंगे, ठीक है, और फिर उनका पावर होगा। ठीक है, बड़ा हो जाएंगे, ठीक है, तो पावर होगा। और वैसा ही एक एग्जांपल है यूएसए। ठीक है, छोटे छोटे राज्य एक हुए और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का गठन हुआ। ठीक है, यूएसए, यूएसए एग्जांपल है कमिंग टुगेदर फेडरेशन का। कमिंग टुगेदर साथ है, ठीक है। और साथ में और दो एग्जांपल दिया गया है, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दीज कंट्रीज आर एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन। ठीक है, ये छोटे छोटे राज्य मिलकर साथ हैं कि भाई हम लोग साथ रहेंगे। ठीक है, साथ में रहेंगे तो पावर होगी, दुनिया से भिड़ सकेंगे या दुनिया में सरवाइव कर सकेंगे। अब एक दूसरा तरीका है फेडरेशन बनने का, ठीक है, और वह तरीका है
होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, ठीक है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। अब होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन क्या है कि कोई बड़ा देश है, मान लो, ठीक है, कोई बड़ा देश है जैसे अपना भारत, ठीक है, और वह तय करता है कि हम, ठीक है, डिवाइड करेंगे विद इन द कंट्री, एरियाज को डिवाइड करेंगे स्टेट में फॉर इजी एडमिनिस्ट्रेशन। इन सच सिचुएशन द कंट्री will be called holding together फेडरेशन। भारत होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जाम्पल है क्योंकि यह पूरा भूभाग एक है, राज्यों का निर्माण केंद्र की सरकार के द्वारा किया गया, वहां जो लोकल व्यवस्थाएं रही, राज्य रहे कुछ उनकी सहमति से, ठीक है। अब जैसे भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हुआ हिंदुस्तान में, आज हमारे यहाँ 29 स्टेट, सॉरी 28 स्टेट्स हैं। हाउ मेनी स्टेट्स? 28, ठीक है, पहले 29 था, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट का स्टेटस हटा दिया गया। यह अमेरिका में पॉसिबल नहीं है, दिस इज पॉसिबल इन इंडिया, ओके, बिकॉज इंडिया इज अ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो इंडिया हो गया, स्पेन, बेल्जियम, दे आर होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। बेल्जियम के केस में हम लोगों ने पढ़ा था कि वह यूनिटरी सिस्टम था, ठीक है। अब बाद में अमेंडमेंट के जरिए उन्होंने फेडरेशन को अपनाया, रीजनल लेवल पर सरकारों का गठन हुआ, उन्हें पावर्स दिए गए। सो इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम, दे आर एग्जाम्पल ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, ठीक है, होल्डिंग टुगेदर। और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है उसके पावर ज्यादा होते हैं, ठीक है, कहीं पर कुछ ज्यादा, कहीं पर बहुत ज्यादा। पर जब जहां भी होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन होगा, स्टेट वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी मोर पावरफुल देन द स्टेट गवर्नमेंट। आगे देखते हैं। व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री? व्हाट मेक्स इंडिया अ फेड, ध्यान देना, इस प्रश्न का उत्तर अक्सर बच्चों के द्वारा गलत हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, जो फेडरेशन के फीचर्स हैं, ठीक है, दे आर प्रेजेंट इन इंडिया एंड दोज फीचर्स मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। इसमें महत्वपूर्ण है डिवीजन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर। देखिए मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, आप देखिएगा, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन clearly provided a threefold distribution of legislative power between the union government and the state government। हिंदुस्तान में जो संविधान है भारत की, वह क्लियरली, ठीक है, तीन हिस्सों में पावर को बांटा है, लेजिस्लेटिव पावर को बांटा है यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। याद रखिएगा, थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन है। अब कई बार यह प्रश्न आता है, ठीक है, थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, और जो बच्चे हैं वे आंसर लिख देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, और आंसर होता है गलत।
थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन कहने का मतलब यहाँ पर है कि तीन लिस्ट है, थ्री लिस्ट। ठीक है, यूनियन लिस्ट यू ऑलरेडी स्टडीड इन 9 and 8, इवन इन स्टैंडर्ड 7 आल्सो। ठीक है, सो यूनियन लिस्ट, और यूनियन लिस्ट में वैसे मुद्दे हैं जो पूरे देश के लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं, जैसे डिफेंस, करेंसी, फॉरेन अफेयर, एक्सेट्रा। फिर है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में वैसे मुद्दे हैं जो स्टेट गवर्नेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, एक्सेट्रा। सो नाउ इन थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में हम लोगों ने जिक्र किया यूनियन लिस्ट का, हम लोगों ने जिक्र किया स्टेट लिस्ट का, सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। ठीक है, याद रखना होगा कि इसमें कौन सा सब्जेक्ट है, कम से कम 5 to 6 एग्जाम्पल। अगला है कंकरेंट, सॉरी, या फर्स्ट वन यूनियन, सेकेंड वन स्टेट लिस्ट, थर्ड कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, तो कंकरेंट लिस्ट में जो विषय हैं, जो पॉइंट्स वहां दिए गए हैं, कंकरेंट लिस्ट पर कानून दोनों कोई बना सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी, स्टेट गवर्नमेंट भी। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून वहां है ऑलरेडी किसी कंकरेंट लिस्ट के संबंध में, तो वैसे में स्टेट का कानून नहीं लागू होगा, तभी लागू होगा जब उसको स्पेशल परमिशन हो राष्ट्रपति के द्वारा कि ठीक है चलिए फलना जगह जो है राज्य सरकार के नियम चलेंगे इस मामले में या उस मामले में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नाउ मूविंग अहेड, एक और बात, जो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन होता है उसमें देखने को मिला है कि सभी राज्यों की शक्तियां समान नहीं होती, इक्वल नहीं होता। ठीक है, इसी के लिए आप हिंदुस्तान में देखोगे कुछ स्टेट्स के पास कुछ पावर है, स्पेशल पावर है जो दूसरे स्टेट में वहां के लोगों के पास नहीं है, और यह आता है आर्टिकल 371 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा। नाउ लिसन, एक बार फिर से बच्चों बातों को रिपीट कर दे रहा हूँ। वी आर गोइंग थ्रू चैप्टर नंबर 2 इन पॉलिटिकल साइंस। हम लोग पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर नंबर 2 का अध्ययन कर रहे हैं। नाम है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म ऐसी व्यवस्था होती है जहां सरकार का कम से कम 2 लेवल होगा, कम से कम। हमारा देश फेडरलिज्म है यहाँ, फेडरल सिस्टम है यहाँ, और यहाँ सरकार के 3 लेवल हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि फेडरलिज्म का उल्टा होता है यूनिटेरिज्म। ठीक है, या फिर फेडरल सिस्टम का उल्टा होता है यूनिटेरी सिस्टम। यूनिटेरी सिस्टम में एक ही लेवल की सरकार होती है, पूरे देश के लिए सरकार होती है, और अगर राज्य के लेवल पर सरकार है तो उसके पावर सीमित है। ठीक है, यूनिटेरिज्म में। फिर हम लोगों ने देखा फीचर्स, ठीक है, कि जो फेडरल सिस्टम है उसके फीचर्स क्या है। ठीक है, और फिर हम लोगों ने देखा कि कैसे फेडरेशन का निर्माण होता है, और इस रिलेशन में हम लोगों ने पढ़ा कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इंडिया जो है वह होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जाम्पल है। और फिर हम लोगों ने देखा कि जो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है वहाँ राज्यों की अलग अलग शक्तियां रही हैं, कहीं पर कुछ शक्ति, कहीं पर कुछ शक्ति। और हिंदुस्तान में हम इस चीज को देखते हैं जब जम्मू एंड कश्मीर को या फिर दूसरे राज्यों को कुछ स्पेशल प्रोविजंस मौजूद रहे हैं। नाउ मूविंग अहेड,
These special power are especially enjoyed in relation to protection of land. ये जो स्पेशल ठीक है पावर्स है या प्रोविजंस है, वह वहां के जमीन को प्रोटेक्ट करने के लिए, वहां के जो इंडिजिनियस लोग हैं, लोकल लोग हैं, उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए, उनके कल्चर की रक्षा करने के लिए, एंड आल्सो प्रेफरेंशियल एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट सर्विसेज, उनको गवर्नमेंट जॉब्स में प्रेफरेंस देने के लिए, वहां के विशेषकर जहां वो रह रहे हैं वहीं पर। Indians who are not permanent resident of their this state cannot buy land or house here। और जो जहां ये स्पेशल प्रोविजंस लगे हुए हैं वहां पर कोई उस राज्य के बाहर का नागरिक जमीन नहीं खरीद सकता है। ठीक है, पाबंदियां लगी हुई है। आज की जो क्लास है उसमें इतना ही। जो हमारा अगला क्लास होगा उसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन पुट इट इन चैट बॉक्स। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन पुट इट इन चैट बॉक्स। चलो ठीक है, नो क्वेश्चन। चलते चलते मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? ओके, प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। Okay, now the right answer is, correct answer is Dr. Rajendra Prasad. Dr. Rajendra Prasad. Yes, very good. Anushka responded. Some other responses came. So now with this, ending today's class. Have a nice time. God bless you all.